नमस्कार। आज की इस प्रस्तुति में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत कानून से संघर्ष कर रहे किशोरों को जमानत देने से संबंधित कानूनी ढांचे और महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों पर चर्चा की जाएगी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकारों का समर्थन किया गया है और अधिकांश देशों द्वारा विभिन्न संधियों की पुष्टि भी की गई है। ये संधियां किशोरों की जमानत के लिए आधार भी प्रदान करती हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन 1989 अनुच्छेद 37 भी नियमित हिरासत को स्पष्ट रूप से हतोत्साहित करता है और इसे केवल अंतिम उपाय के रूप में उपयोग करने की सलाह देता है। इस वजह से जमानत एक बेहतर विकल्प बन जाती है। अनुच्छेद 37 में कानूनी सहायता तक शीघ्र पहुंचने का और हिरासत को चुनौती देने का अधिकार का भी प्रावधान है। बीजिंग नियम 1985 का नियम 13 किशोरों के लिए मुकदमे की प्रतीक्षा में हिरासत, जिसे कि प्री ट्रायल डिटेंशन भी कहा जाता है, को अंतिम रूप में प्रयोग करने की वकालत करता है। यह नियम कहता है कि किशोरों को केवल सबसे जरूरी मामलों में यथासंभव कम समय के लिए ही हिरासत में रखा जाना चाहिए। नियम 13 हिरासत की जगह कड़ी निगरानी, गहन देखभाल या परिवार, शैक्षणिक संस्थान या घर में रखने जैसे वैकल्पिक उपायों का उपयोग किए जाने पर जोर देता है। 1990 में संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्रता से वंचित किशोरों के संरक्षण संबंधी नियम, जिन्हें हवाना नियम के नाम से जाना जाता है, अपने मूलभूत परिप्रेक्ष्य में यह बताते हैं कि किशोरों की स्वतंत्रता का हनन न्यूनतम आवश्यक समय के लिए और अंतिम उपाय के रूप में ही किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करते हुए कि इस प्रकार की व्यवस्था में किशोरों के नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक अधिकारों का हनन न हो। इसका मूल सिद्धांत निर्दोषता की धारणा है, अर्थात हर व्यक्ति, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है, को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है। अब हम जमानत का अर्थ समझेंगे। जमानत दोष मुक्ति नहीं है, यह केवल कानूनी कार्रवाई के दौरान अस्थायी रिहाई है। जमानत व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पूछताछ और मुकदमे के दौरान उपस्थिति सुनिश्चित करता है। वयस्कों के लिए जमानत सीआरपीसी के अंतर्गत आता है और किशोरों के लिए जमानत किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत आता है। किशोरों की जमानत वयस्कों की जमानत से भिन्न है, क्योंकि कानून सजा के बजाय पुनर्वास को प्राथमिकता देता है। किशोरों के लिए जमानत का मुख्य उद्देश्य बाल कल्याण है, न कि अपराध निवारण। बच्चों को हिरासत में रखने से उनके विकास पर दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः जमानत नियम है और हिरासत अपवाद। भारत में किशोरों की जमानत किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत आती है। किशोरों को जमानत जमानतदार के साथ और बिना जमानतदार के भी दिया जा सकती है और यह अपराध के प्रकार पर निर्भर नहीं करती है। भले ही अपराध कितना ही गंभीर और जघन्य हो, किशोरों को वयस्कों के विपरीत जमानत को ही प्राथमिकता दी जाती है। किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार जमानत अनिवार्य है, चाहे अपराध जमानती हो या गैर जमानती, जमानत दी जानी चाहिए। किशोरों को पुलिस लॉकअप या जेल में नहीं रखा जा सकता है और उन्हें उनके माता-पिता, अभिभावक और योग्य व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए।
जघन्य अपराधों के मामले में भी किशोरों को जमानत एक सामान्य प्रक्रिया है। प्रारंभिक मूल्यांकन केवल इसलिए किया जाता है कि वयस्क के रूप में मुकदमा दर्ज किया जा सके। इसलिए जमानत और वयस्क के रूप में मुकदमा दोनों अलग-अलग अवधारणाएं हैं। प्रारंभिक मूल्यांकन जारी रहने पर भी किशोर को जमानत मिल सकती है। भारत में न्यायालयों ने जमानत प्रावधानों की उदार व्याख्या पर लगातार जोर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, हिरासत से बचा जाना चाहिए। इस प्रावधान से जुड़े हुए कुछ केस इस प्रकार हैं। पहला केस धर्मवीर सिंह बनाम राज्य एनसीटी दिल्ली 2007, जिसमें यह माना गया कि धारा 12 के तहत किसी किशोर को, भले ही वह ऊपरी तौर से किशोर हो, जमानत पर रिहा करना अनिवार्य है। तमिलनाडु राज्य में अनाथालयों में बच्चों के शोषण के संबंध में बनाम भारत संघ 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक बार जब किसी बच्चे को न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष पेश किया जाता है तो जमानत अनिवार्य है। एक अन्य केस लालू कुमार बनाम बिहार राज्य 2019 में किशोर न्याय बोर्ड 2015 के अधिनियम की धारा 3 में उल्लेखित मूलभूत सिद्धांत, विशेष रूप से बच्चों के सर्वोत्तम हित, प्रत्यावर्तन और पुनर्स्थापन के सिद्धांतों द्वारा निर्दोषित होने के लिए बाध्य है। धारा 312 में यह प्रावधान किया गया है कि उचित जांच के बाद अंतिम उपाय के रूप में ही बच्चों को संस्थागत देखभाल में रखा जाएगा। सामान्य मामलों के विपरीत, जहां जमानत के लिए आवेदन करने वाले आरोपी को जमानत का मामला साबित करना होता है, किशोरों की जमानत के मामले में यह स्थिति इसके विपरीत है। यहाँ किशोरों को यह साबित करने की जिम्मेदारी नहीं है कि उन्हें जमानत क्यों दी जानी चाहिए, बल्कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को किशोर न्याय बोर्ड को यह संतुष्ट करना होता है कि किस कारण किशोर को जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए। This series would be continued further to explain other important aspects of juvenile justice in detail. This would be helpful for all the individuals, including professionals in legal field. Do continue to watch this series and share your feedback by way of comments.